कभी सोचा है कि हमारी धरती पर आखिर इतनी अलग अलग तरह की जिंदगी कैसे पनपती है? आज हम इसी की बात करेंगे, बायोडाइवर्सिटी की इस फैसिनेटिंग दुनिया को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि वैज्ञानिक जीवन के इस विशाल जाल को मापते कैसे हैं। जरा सोचिए, एक बाघ की धारियों से लेकर एक छोटे से कीड़े की बनावट तक, या फिर घने जंगलों से लेकर फंगस की वो रहस्यमयी दुनिया। असल में ये सब क्या है? ये हमारी धरती की एक बहुत बड़ी जीती जागती लाइब्रेरी है। यहाँ हर एक जीव, हर एक पौधा एक अनोखी कहानी कहता है, और यही यही तो बायोडाइवर्सिटी का असली मतलब है। तो चलिए इसकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के हिसाब से ये सिर्फ अलग अलग जानवर या पौधे नहीं है, बल्कि ये हर लेवल पर जीवन का फैलाव है। मतलब एक ही प्रजाति के अंदर की वैरायटी, अलग अलग प्रजातियों के बीच की वैरायटी, और तो और पूरे के पूरे इकोसिस्टम की वैरायटी। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स चीज को समझा कैसे जाए? साइंटिस्ट ने इसे आसान बनाने के लिए 3 मुख्य लेवल्स में बांटा है। इससे जिंदगी के इस जटिल ताने बाने को समझना थोड़ा आसान हो जाता है। सबसे पहला और सबसे बुनियादी लेवल है जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसका मतलब है एक ही स्पीशीज के अंदर की वैरायटी। जैसे भारत में ही चावल की हजारों अलग अलग किस्में मिलती हैं, या उस औषधीय पौधे रावोवॉल्फिया के बारे में सोचिए। हिमालय के अलग अलग इलाकों में उगने वाले इसी पौधे में अलग अलग पोटेंसी होती है। और पता है, यही जेनेटिक डाइवर्सिटी किसी भी प्रजाति को बदलते माहौल में सर्वाइव करने की ताकत देती है। इसके बाद आता है दूसरा लेवल, स्पीशीज डाइवर्सिटी, और इससे हम सब शायद सबसे ज्यादा वाकिफ हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी एक इलाके में कितनी अलग अलग तरह की प्रजातियां रहती हैं। एक बढ़िया उदाहरण देता हूं। भारत के वेस्टर्न घाट्स में एम्फिबियंस यानी मेंढक जैसे जो जीव हैं, उनकी प्रजातियां स्कैंडिनेवियाई देशों के मुकाबले कहीं कहीं ज्यादा हैं। और फिर आता है तीसरा और सबसे बड़ा लेवल, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ये है हमारे आसपास के माहौल की वैरायटी। जरा सोच कर देखिए, अपने भारत में ही एक तरफ रेगिस्तान है तो दूसरी तरफ घने रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव के जंगल हैं और खूबसूरत कोरल रीफ्स भी। हर इकोसिस्टम अपने आप में एक पूरी अलग दुनिया है। ठीक है, तो ये तीनों लेवल्स तो समझ आ गए, पर सवाल ये है कि साइंटिस्ट्स इस डाइवर्सिटी को नापते कैसे हैं? इसके लिए वो 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग पैमाने यूज करते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। चलिए इसको एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि पूरा शहर एक बड़ा सा लाइब्रेरी सिस्टम है, ठीक है? तो अल्फा डाइवर्सिटी हुई किसी एक लाइब्रेरी ब्रांच के अंदर कितनी अलग अलग तरह की किताबें हैं। बीटा डाइवर्सिटी का मतलब हुआ एक ब्रांच की किताबें दूसरे ब्रांच की किताबों से कितनी अलग हैं, क्या दोनों में एक जैसी किताबें हैं या बिल्कुल अलग। और गामा डाइवर्सिटी वो है पूरे शहर की सभी लाइब्रेरियों की सारी किताबों को मिला के बनी टोटल वैरायटी। अब इसी लाइब्रेरी वाले उदाहरण को असली दुनिया में लागू करते हैं। साइंटिफिक भाषा में अल्फा डाइवर्सिटी का मतलब है किसी एक हैबिटेट, मान लीजिए एक तालाब के अंदर की डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी हमें बताती है कि जब हम उस तालाब से निकलकर पास के जंगल में जाते हैं तो स्पीशीज में कितना बदलाव आता है। और गामा डाइवर्सिटी है उस पूरे इलाके की, यानी तालाब और जंगल दोनों को मिलाकर टोटल डाइवर्सिटी। तो चलिए अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं, और वो है हमारा अपना देश भारत, जो बायोडाइवर्सिटी का सच कहूं तो एक खजाना है। जरा इस नंबर पे ध्यान दीजिए, दुनिया की कुल जमीन का सिर्फ 2.4% हिस्सा भारत के पास है। सुनने में ये बहुत ज्यादा नहीं लगता है ना? लेकिन अब ये देखिए, इतनी सी जमीन होने के बावजूद दुनिया की जितनी भी स्पीशीज रिकॉर्ड की गई हैं, उनमें से करीब 8% भारत में मिलती हैं। ये आंकड़ा अपने आप में कमाल का है। ये बताता है कि भारत जिंदगी से कितना ज्यादा भरा पूरा है। और बस इसी वजह से भारत को दुनिया के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में गिना जाता है। अब ये हॉटस्पॉट होता क्या है? असल में ये वो खास इलाके होते हैं जहां ऐसी स्पीशीज रहती हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती, और साथ ही उनके घर पर यानी उनके हैबिटेट पर बहुत बड़ा खतरा भी मंडरा रहा होता है। पूरी दुनिया में ऐसे सिर्फ 36 हॉटस्पॉट्स पहचाने गए हैं, और ये गर्व की बात है कि उनमें से चार भारत की सरहदों के अंदर आते हैं। ये हैं हिमालय, इंडो बर्मा रीजन, वेस्टर्न घाट्स और सुंदरलैंड। ये हमारे प्लैनेट के कुछ सबसे कीमती और सबसे ज्यादा खतरे में पड़े हुए इकोसिस्टम्स हैं। लेकिन इस
कमाल की डाइवर्सिटी पर एक बहुत बड़ा खतरा भी है। साइंटिस्ट ने इसे एक नाम दिया है, द ईविल क्वार्टेट, यानी दुष्ट चौकड़ी। ये वो 4 मुख्य विलेन हैं जो दुनिया भर में स्पीशीज को विलुप्त होने की कगार पर धकेल रहे हैं। तो कौन है ये 4? इनमें सबसे बड़ा विलन है हैबिटेट का खत्म होना, मतलब जंगलों का कटना। दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जरूरत से ज्यादा शिकार या मछली पकड़ना। तीसरा है इन्वेजिव एलियन स्पीशीज, मतलब बाहर से आई प्रजातियां जो लोकल स्पीशीज को खत्म कर देती हैं। और चौथा है को एक्सटिंक्शन, यानी जब एक स्पीशीज खत्म होती है तो उस पर निर्भर रहने वाली दूसरी स्पीशीज भी अपने आप खत्म हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि इस कीमती खजाने को बचाने के लिए किया क्या जा रहा है? दुनिया भर में इसे बचाने की 2 मेन स्ट्रैटेजीज अपनाई जाती हैं। इन्हें कहते हैं इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन। बहुत आसान शब्दों में, इन सीटू का मतलब है स्पीशीज को उनके अपने नेचुरल घर में ही बचाना, जैसे जंगल में ही शेर को प्रोटेक्ट करना। और एक्स सीटू का मतलब है उन्हें उनके घर के बाहर किसी सेफ जगह पर बचाना, जैसे कि जू में या फिर किसी सीड बैंक में। इन सीटू कंजर्वेशन के सबसे बढ़िया उदाहरण हैं हमारे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स। ये तरीका इसलिए इतना अच्छा माना जाता है क्योंकि ये सिर्फ एक जानवर या पौधे को नहीं, बल्कि उसके पूरे घर को, पूरे इकोसिस्टम को बचाता है। दूसरी तरफ एक्स सीटू कंजर्वेशन में आते हैं जूज, बोटैनिकल गार्डन्स और सीड बैंक्स। ये तरीके असल में उन स्पीशीज के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह काम करते हैं जो अपने नेचुरल घर में विलुप्त होने की कगार पर हैं। कह सकते हैं कि ये उन्हें बचाने का एक आखिरी मौका होता है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और मुश्किल सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जब दुष्ट चौकड़ी दरवाजे पर खड़ी है और हमारे पास वक्त और रिसोर्सेज दोनों ही लिमिटेड हैं, तो हम ये कैसे तय करें कि इस जीती जागती लाइब्रेरी के कौन से हिस्सों को पहले बचाया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।